हर साल इंडिया में 20 से 24 लाख स्टूडेंट्स नीट देते हैं और हर साल ये ट्रेंड बढ़ती जा रही है और उसमें से एमबीबीएस सीट मिलती है तो सिर्फ कितनों को? 1 लाख को। तो जो सवाल इधर है कि जो 90 बच्चे परसेंट जो फेल हो रहे हैं, जो एलिमिनेट हो रहे हैं, क्या हम उसे नालायक कह दें या सिस्टम में प्रॉब्लम है? आज के इस वीडियो में हम सिर्फ नीट की बात नहीं करेंगे, हम उस प्रेशर की बात करेंगे जो हर स्टूडेंट फील करता है, उस कन्फ्यूजन की जो पेरेंट्स को हो सकती है, उन डिसीजंस की जो लाइफ बना भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है। मैं आपको बताऊंगा कि सिस्टम की रियलिटी क्या है, ऑल्टरनेटिव पाथवेज क्या है, कैसे आप अपने पेरेंट्स को लॉजिकली समझा सकते हो, कोई क्लैश ना हो सके, कोई भी चीज़ों में दिक्कतें ना आए, पेरेंट्स का प्रॉपर पाथवे समझा सको। बच्चे कभी कभार क्या है, डर के मारे पेरेंट्स से डिस्कस नहीं कर पाते हैं, क्या ऐसी रीज़न रह सकती है, वो हर चीज़ मैं इस पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ। सेक्शन वाइज वीडियो डिवाइडेड रहेंगी। अगर आपको स्लो लगा आप थोड़ा वीडियो को फास्ट भी कर सकते हैं, या कोई सेक्शन आपके लॉजिकल ऐसा फील होता है कि वो आपके रिलेटेड नहीं है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला मैंने क्वेश्चन किया था वीडियो के इंट्रो में कि जो बच्चे जो सीट नहीं ले पा रहे हैं क्या उनमें प्रॉब्लम है, तो मेरा कहना है बिल्कुल नहीं। प्रॉब्लम सिर्फ स्टूडेंट्स में नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम में है। हम इतने सालों से एक ही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं कि हमें लगता है कि बस वही एक सही रास्ता है, लेकिन रियलिटी उससे काफ़ी डिफरेंट है। सिर्फ एक ही तरीके से इंसान डॉक्टर नहीं बन सकता इस दुनिया में। देयर आर वेरियस पाथवेज ऑल अक्रॉस द ग्लोब। बस बच्चों को जागरूक होने की ज़रूरत है। सीट ना मिले और केपेबल ना होना दोनों अलग चीज़ होती है, लेकिन सिस्टम और सोसाइटी आपको ये बिलीव करवा देता है कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है तो शायद मेरे में ही कुछ कमी है। वो ताने मारना चालू कर देते हैं, हर जगह बोलना चालू, परिवार में डिस्कस करना चालू। स्टूडेंट धीरे धीरे ना खुद को डाउट करने लग जाता है, यार मुझसे नहीं हो रहा है, मैं डॉक्टर बनने लायक भी हूँ, यार मैं सीट क्यों नहीं क्रैक कर पा रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ, 14 घंटे 15 घंटे पढ़ रहा हूँ, सारे मॉड्यूल्स कवर कर रहा हूँ, क्लासेस लगा रखे हैं, उसके बाद भी मैं कट ऑफ नहीं ला पा रहा हूँ। सच ये है कि तुम अपनी कैपेबिलिटी के अगेंस्ट compete नहीं कर रहे, तुम एक ओवरलोडेड सिस्टम के अगेंस्ट compete कर रहे हो, जहाँ डिमांड और सप्लाई का मिसमैच बहुत बड़ा है। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक, तो वेरी क्रूशियल टॉपिक, द ड्रॉप कल्चर, जो इंडिया में काफ़ी प्रेवलेंट है। बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं यार इस बार कम आया, कोई नेक्स्ट अटेम्प्ट में हम अचीव कर लेंगे। अब इसमें भी वो लोग सोचते नहीं है कि किस हिसाब से वो ड्रॉप ले रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि अगर कोई बच्चा 200-300 ला रहा है फर्स्ट अटेम्प्ट में, अचानक से एक साल में ऐसा जादू होगा। अगर उस हिसाब से पढ़ा, चलो हो भी सकता है कि कर सकते हैं, लेकिन तब भी एक साल बर्बाद होने के बाद मैक्सिमम जो केसेस हमने देखे हैं कि बच्चा वो कट ऑफ रीच नहीं कर पाता है। फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करें, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में बंदा 450-500 क्रॉस कर रहा है, तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि एक साल ड्रॉप लेके बच्चा कोशिश करे। लेकिन अगर उसके बाद भी वो सोचता है कि यार नहीं, मैं और 5-10 मार्क्स के लिए, 5-10 मार्क्स के लिए और आगे ड्रॉप लेता जाऊँ, तो फिर 2 साल 3 साल 4 साल एग्ज़ाम के पीछे ही निकल जाते हैं। क्योंकि क्या है ना, कितना मार्क्स नीट में ऊपर जाता रहेगा, फिर सैचुरेशन आ जाती है, फिर और मुश्किल हो जाता है। एक एक क्वेश्चन के लिए इंसान कम्पीट करने लगता है, उससे पूरा साल बर्बाद हो जाता है। टाइम, कॉन्फिडेंस, यूथ, ये ऑलरेडी आप इतना डाल चुके हो। उसके बाद क्या है ना, यूथ का एक सिस्टम क्या, अभी आप मेडिसिन पढ़ रहे हो, मेडिसिन में ऑलरेडी जब आप मेडिसिन में घुसोगे उसके बाद भी आपको 10 से 12 साल देने होते हैं। उसके बाद ही आप कॉम्पिटेंट डॉक्टर होते हो, जो एक अच्छा स्टेटस सोसाइटी में ले सकता है। सिर्फ एमबीबीएस ही आपका अल्टीमेट गोल नहीं होने वाला है। तो इस 10-12 साल के अलावा अगर आप ड्रॉप ईयर्स में भी और चीज़ आप यूज़ करना चालू कर दोगे, तो समझ लो आपका यूथ तो पूरा ख़त्म। मतलब आप सिर्फ एक करियर के पीछे आप बाकी चीज़ को नेग्लेक्ट कर दोगे। अब आता है सवाल, पेरेंट्स अब्रॉड एमबीबीएस से इतना डरते क्यों हैं? बहुत से जो पेरेंट्स हैं वो इमोशनल फैक्टर के चक्कर में बच्चों को बाहर नहीं भेजना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि भले कम रेपुटेड कॉलेज में पढ़े पर घर पर रहे, सेफ रहे। स्पेशली हम बात करेंगे लड़कियों के जो पेरेंट्स होते हैं, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, हमारा जब काउंसलिंग सेशन होता है तो मेजर कंसर्न पेरेंट्स का यही रहता है कि सर क्या हमारे बच्चे वहाँ सेफ़ है, क्या वहाँ सेफ्टी इंडेक्स क्या है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं कहना चाहूँगा उनका डर जेन्युइन है। स्पेसिफिकली हमारे भी कंट्री में आप देखें कितनी क्राइम है, कितने रेट्स है, कब क्या कुछ हो जाता है, बच्चे बाहर भी पढ़ते हैं, इनफैक्ट बच्चे दूसरे स्टेट में भी जाके पढ़ते हैं, तो क्या क्या फेस करना पड़ता है। तो ये सब फैक्टर्स की वजह से जेन्युइन है पेरेंट्स का डरना। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा फिर वहीं रुक जाएगा। आपका काम इसमें क्या है, जो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है उनको कंप्लीट करना, आपको कंप्लीट पेरेंट्स को बैठाकर अच्छे काउंसलर से दिखाना कि भाई देखो सेफ्टी इंडेक्स बाहर के भी अच्छे हैं। फिर आता है सवाल, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के बीच में इतना क्लैश क्यों होता है? रियल प्रॉब्लम व्हाट आई थिंक इज़ एक्चुअली कम्युनिकेशन, जो बच्चे और पेरेंट्स में हो नहीं पाती है ठीक से। स्टूडेंट क्या है ना, वो सोचता है वी आर क्वाइट एडवांस, हम यंगस्टर्स हैं,
तो हम कोई भी अपॉर्चुनिटी या कुछ चीज़ों के भी बारे में फर्दरली अच्छे से, क्योंकि हम गैजेट्स वगैरह से भी लिंक्ड हैं, इंटरनेट से प्रॉपरली हम हार्मनी में काम करते हैं, तो हमें हर चीज़ अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता रहता है। तो हम क्या सोचते हैं कि पहले हर चीज़ रिसर्च करते हैं, स्कॉलरशिप्स हो कुछ हो, ये सब चीज़ के लिए अप्लाई करेंगे, जब मिल जाएगा तब लास्ट मोमेंट में हम डैड को बता देंगे, कन्विंस करेंगे, और मान ही जाएंगे ना यार हम तो कुछ अचीव कर रहे हैं। तो यही गलती आप करते हैं कि लास्ट मोमेंट पे पेरेंट्स को आप इन्वॉल्व करते हैं, उनके लिए होता है ये शॉक। वो आपकी तरह इतना एडवांस थिंकिंग नहीं रखते हैं, वो ओल्ड स्कूल मेथड से ही चलते हैं, वो हर चीज़ कैलकुलेशन के हिसाब से करते हैं। उनको अगर आप सडन शॉक दोगे तो उसको पहले कैलकुलेट करने में, ब्रेन को एसिमुलेट करने में ही इतना टाइम लग जाएगा, तो तुरंत आप सोचोगे कि वो हाँ कर दे तो नहीं होती, और उसके बाद फिर आपको लगता है यार मेरे पेरेंट्स मेरे लिए अच्छा ही नहीं चाहते। तो इस चीज़ में मैं मानता हूँ कि आधी गलती आपकी खुद भी होती है। पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया जाता है, यू हैव टू बी मोर लॉजिकल, ना कि मोर इमोशनल। पेरेंट्स इमोशनल डिसीजन नहीं लेते हैं भाई, वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, उन्होंने ये ज़िंदगी बिता चुकी है, वो भी एक टाइम पे स्टूडेंट रह चुके हैं, तो हर टाइम इमोशन को लेके नहीं चला जाता है। एक कैलकुलेटेड रिस्क होता है, एक कैलकुलेटेड डिसीजन होता है जो लेना होता है। वो आपकी फ्यूचर का सोच रहे हैं, आप लोग बस एक करंट स्टेप का सोच रहे हो कि मैं इसमें चले जाऊँ, वो आपके 10 साल बाद का फ्यूचर सोच रहे हैं कि क्या होने वाला है। तो आपको भी उस चीज़ के लिए क्लैरिटी देना होगा, उन्हें प्रॉपर रोड मैप देना होगा कि जो आप डिग्री के लिए चूज़ कर रहे हो क्यों आप डिज़र्व करते हो, प्रॉपरली एक्रीडेटेड है, फ्यूचर पाथवे क्या है, इंडिया वापस आने की अपॉर्चुनिटीज़ है कि नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली जितने भी पेरेंट्स हैं मेजरली चाहेंगे कि बच्चा मेरा देश वापसी करे। तो ये सब चीज़ भी आपको क्लैरिटी देनी है। उसके साथ साथ जो आप काउंसलर को इन्वॉल्व कर रहे हो, वो भी आपको देखना है कि कॉम्पिटेंट इनफ है कि पूरे जो ब्रांचिंग है, पूरी इन्वायरमेंट को प्रॉपर्ली अक्यूमुलेट कर पाए, आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आपको प्रॉपर्ली एक पाथवे प्रोवाइड कर पाए कि आप कहाँ कहाँ तक जा सकते हो, कहाँ कहाँ तक स्ट्रेच हो सकते हो, जितनी चादर उतनी पैर फैलानी चाहिए, हमारे यहाँ बोलते हैं। तो ये करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद है ना, पेरेंट्स को एक मिल जाता है क्लैरिटी, हाँ जो मेरा बच्चा है रैशनली सोच रहा है, ये नहीं कि बस जोश जोश में नया देश जाने के लिए, एक पर खोलने के लिए कहीं पर भी जाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि अपने फ्यूचर के बारे में डिस्कस कर रहा है। अब रही बात एक सवाल की, बहुत से पेरेंट्स, बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या लोन लेना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फीस के लिए थोड़ा बहुत कमी हो जाती है। ऑब्वियसली सी बात है कि इतना इन्वेस्टमेंट, इतना पैसा कभी कभार नहीं हो पाता है, तो क्या लोन लेना लॉजिकल रहेगा? तो जो सबसे बड़ा फियर है वो पेरेंट्स का आज के टाइम पे यही है, लोन। पेरेंट्स सोचते हैं कि इतना पैसा लगाया तो वापस कैसे आएगा। ये जो कंसर्न है बिल्कुल वैलिड है, लेकिन अगर आप रैंडम डिग्री के लिए लोन ले रहे हो जिसका फ्यूचर क्लियर नहीं है, तब मैं कहता हूँ कि वो रिस्क है। लेकिन अगर आप मेडिसिन जैसे फील्ड में, ये स्टेम फील्ड होते हैं, ये सब फील्ड में जहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा है, ये ऐसा करियर जो एआई नहीं खा सकती है। और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें यूरोप की, मैंने ऑलरेडी बहुत सी वीडियो में समझा रखा है व्हाई यूरोप इज इन्वेस्टिंग सो मच मनी फॉर मेडिकल फैकल्टी, फॉर ऑल काइंड ऑफ मेडिकल प्रोफेशंस, व्हेन यू कॉल अबाउट नर्सिंग, व्हेन यू कॉल अबाउट डेंटिस्ट्री, व्हेन यू टॉक अबाउट मेडिसिन, ये सब में इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं? स्पेसिफिकली आफ्टर कोरोना, जब इतने डेथ्स हुए थे, इतनी शॉर्टेज हो गई थी, मेजर यूरोपियन पॉपुलेशन अभी ओल्ड एज में जा रहे हैं, बहुत से फैक्टर्स मैंने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर लिया, आप मेरे चैनल में जाके वो सब देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक पॉजिटिव कैलकुलेटेड इन्वेस्टमेंट है, जिससे आपको रिटर्न भी आने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि इसके बाद जब आप फ्यूचर बनाते हैं, जब आप करियर स्टार्ट करते हैं, पैसा कमाने लगते हैं, तो ये लोन आपके लिए चिल्लर रहेगा। गलती कब होगी? जब आप लोन ऐसे कॉलेजेस में लगा देते हैं किसी काउंसलर के कहने पे, प्राइवेट है, कुछ है, जिसका प्रॉपर एफिलिएशन नहीं है, एक्रीडेशन नहीं है, डिग्री की इतनी वैल्यू स्ट्रेंथ नहीं है, रैंकिंग नहीं है, और वहाँ लोन लगा देते हैं और बाद में सोचते हैं यार मेरे को क्योंकि क्या है ना, अल्टीमेटली आपको पीजी भी करना है, अच्छे जॉब्स भी लेने, तो आपकी प्रोफाइल उस हिसाब से अच्छी होनी चाहिए। और उन सब चीज़ों में जाकर अगर आप फिर लोन लगाते हैं, बाद में सोचते हैं मुझे जॉब क्यों नहीं मिल रही है, या मुझे प्रेफरेंस क्यों नहीं मिल रही है इंटर्नशिप्स के लिए या कुछ चीज़ के लिए या एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए, तब आ जाती है दिक्कत। तो इसमें क्या करना है, आपको एक वेल डिजर्विंग काउंसलर चूज करना है। एक चीज़ मैं और पेरेंट्स को समझाना चाहूँगा कि दिस ओल्ड स्कूल ऑफ थिंकिंग आज रिलेवेंट नहीं रही है, सैडली विद दिस मॉडर्न वर्ल्ड, विद दिस एडवांस वर्ल्ड। जितनी कंपटीशन बढ़ गई है करियर बनाने के लिए, पहले लोग क्या थे, गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे भागते थे, तब कंपटीशन कम था। आज भीड़ बहुत ज़्यादा है और अपॉर्चुनिटीज़ उतनी फास्ट नहीं बढ़ रही है, इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटीज़ नहीं है जितनी ज़्यादा डिमांड है। इसलिए जो स्मार्ट लोग हैं वो अपना अप्रोच चेंज कर रहे हैं विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट। आपको भी चेंज होना पड़ेगा। मोर पीपल आर इंडल्जिंग देमसेल्व्स इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, प्राइवेट सेक्टर्स, ग्लोबल पाथवेज, क्योंकि दुनिया है ना वो नहीं रुकेगी आपके लिए, आपको ही उसके पीछे भागना पड़ेगा। इस चीज़ में मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, मैं पूछना चाहूँगा बच्चों से, आप प्लीज़ एक बार डिसाइड कर लो क्या रियली मेडिसिन आपके लिए एक फील्ड है। जब नहीं है तो ज़बरदस्ती किसी पीयर प्रेशर में इस चीज़ में मत घुसो, जहाँ पर आपका दिल है उसी फील्ड को पकड़ो।
क्योंकि ये अगर डिसीजन आपने ले लिया, फँस जाओगे 6-7 साल के लिए, उसके बाद निकलना भी मुश्किल। बाद में ये नहीं कि आप 27-28 का हो गए, फिर आप सोच रहे हैं, अरे यार मुझे ये नहीं लेना चाहिए था। फिर आप करियर चेंज करते हो, फिर टाइम वहाँ ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो ये चीज़ भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ जो मिथ को मैं बस्ट करना चाहता हूँ कि क्या नीट स्कोर ही मेरा सक्सेस डिफाइन करता है? मैंने है ना अपने लाइफ टाइम में इतने स्टूडेंट्स देखे हैं जिनका नीट स्कोर एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं था, लेकिन आज वो यूएसए, यूके, कनाडा, जर्मनी जैसे कंट्रीज़ में दे आर हैविंग अ मेजर पोजीशन ओवर देयर। वहाँ पर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो सब जगह पे जाना भी इनफैक्ट बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे पाथवे से गुजर के जाना होता है, बहुत कॉम्पिटिशन होते हैं। जब उनसे जाके नीट स्कोर आप अगर एक बार पूछ लेना वो है ना हंसेंगे पहले और बिना शर्माए आपको आंसर भी करेंगे। और माइंड यू ऐसा नहीं होगा कि बोल देंगे 600 आए थे, 650 आए थे, हंसते हंसते बताएंगे। आप खुद से ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। कितने हैं वो खुद ब्लॉग भी करते हैं, उनके आप कंटेंट खुद देख सकते हो। अगर नहीं आपको पता है तो मैं भी कुछ चैनल्स लिंक कर दूंगा, तो आप भी देख सकते हो। तो इससे मैं कहना चाहता हूँ नीट इज़ नॉट अ डिसाइडिंग फैक्टर। पूरे वर्ल्ड में सबके के एग्जाम पैटर्न होते हैं। इटली का आईमैट होता है, जर्मनी का एफएसपी होता है, कैडनेस प्रूफिंग होता है, बहुत कुछ होता है। हर चीज़ का पाथवे उनकी इंडिविजुअली कंट्री के लिए इंडिविजुअल पाथवे होता है। बात यह है एंड रिजल्ट कि आप डॉक्टर बनने वाले हो, चाहे किस तरीके से बनो। नाक यहाँ से पकड़ो या घुमा के पकड़ो, हम नाक ही पकड़ने वाले। एंड द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि काउंसलर कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और कैसे आप बेवकूफ़ नहीं बन सकते हैं, किस टाइप से काउंसलिंग ली जाती है। यहाँ जो सबसे बड़ा रिस्क मैं कंसीडर करता हूँ, गलत गाइडेंस। कोई रैंडम एजेंट कोई ओवल ऑफिस में 3-4 कंप्यूटर लगा के अपने आप को बोलने लगे, आई एम अ कॉम्पिटेंट मेडिकल काउंसलर और मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, ये कॉलेज फलाना ढिमकाना में चले जाओ, ये चमकता धमकता बिल्डिंग देखो, यहाँ की फीस लेस है, 20 लाख में मेडिसिन कर लो, आपका मेडिसिन हो जाएगा, ये कर लो, वो कर लो, यहाँ जॉब कर लो। ऐसे नहीं चलता है काउंसलिंग। दैट इज मेंट टू बी, उसमें वो लोग क्या करेंगे, पहले आपका पूरा प्रोफाइल एनालाइज किया जाता है, आपके क्रेडेंशियल्स, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या, आपसे एक बेसिक कंसल्टेशन सेशंस होती है जो हम करते हैं। पहले प्रॉपर घंटों घंटों का उसमें सेशंस हम लेते हैं, पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करते हैं, बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं, बच्चों से इंडिविजुअली काउंसलिंग लेते हैं ताकि उसके अंदर थोड़ा सा डर ना रहे, फ्रेंडली में वो एक्सप्लेन कर पाए उसके वहाँ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कहाँ हैं, वीक पॉइंट्स कहाँ हैं। क्रेडेंशियल्स लेने के बाद हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर हम स्ट्रेच कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली क्या बजट भी इसमें बहुत मेजर फैक्टर करता है। और उसके बाद हमें देखना होता है कि बच्चा पीजी करने के लिए कहाँ पर दिमाग लगा के चल रहा है, कहाँ पाथवेज है। और ऐसा डिप्लोमा हमें लेना होता है कि उसके पास मल्टीपल ऑप्शन रहे, कल को यहाँ पर उसको ना मिल पाए तो किसी और पाथवे के लिए भी ट्राई कर सके। ये नहीं कि एक ही चीज़ में बन जाए, जैसे फिर नीट में हुआ था वैसे फिर पीजी के टाइम पे भी हो जाएगा। तो वो चीज़ होना नहीं चाहिए, क्योंकि एमबीबीएस आपका अल्टीमेट गोल होना नहीं वाला। आप पीजी करने वाले हो, स्पेशलाइजेशन करने वाले हो, रेजिडेंसी के लिए लड़ने वाले हो, तो हर चीज़ हार्मनी में चलनी चाहिए, क्योंकि आपका मेन काम है पढ़ाई करना। ये नहीं कि ये सब स्ट्रेस फैक्टर में अपने आप को इंडल्ज करके डिस्टर्ब रहना। जस्ट इमेजिन आपको पढ़ाई करने के लिए इतना इंडल्ज करना, बाद में पता चलता है कि आपकी डिप्लोमा है वो एक्रेडिटेड इनफ है ही नहीं ये सब चीज़ें के लिए, तो जो इतने साल आपने पढ़ाई की वो तो सब वेस्ट हो गई ना। अब नेक्स्ट टाइम आप काउंसलिंग सेशन लो तो जब भी वो आपको प्रोग्राम एक्सप्लेन करे, भाई उससे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट पूछो, रैंकिंग पूछो। बहुत सारी रैंकिंग है, WHO, शंघाई रैंकिंग, QS रैंकिंग, बहुत सी चीज़ है। ये सब चीज़ क्या उसको मीनिंग भी पता है, क्या उसका फुल फॉर्म भी पता है, कहाँ कहाँ से एक्रेडिटेड है, क्या वो जर्मनी के लिए H+ है, अनरकेनुंग अवेलेबल है, क्या उस डिग्री से आप क्या बोलते हैं वर्ल्ड वाइड शेंगन कंट्री में पढ़ रहे हो कि नॉन शेंगन कंट्री में पढ़ रहे हो, एरास्मस प्रोग्राम की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, और उसके बाद एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, क्या स्कॉलरशिप ऑप्शंस है कि नहीं है। बहुत सी कंट्रीज़ सब्सिक्वेंट ईयर्स में, कंसेक्यूटिव ईयर्स में स्कॉलरशिप ऑप्शंस देते हैं। फॉर इंस्टेंस हम बात करें लाटविया की, रीगा स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी है, हंगरी में स्टाइपेंडियम हंगरिकम की बहुत सारी ऑप्शंस है स्कॉलरशिप्स की, क्या वो मौजूद है कि नहीं है। क्या पता आपकी प्रोफाइल से आपकी स्कॉलरशिप लग सकती है, लेकिन वो काउंसलर पैसे कमाने के चक्कर में आपको इन्फॉर्म तक नहीं कर पा रहा है कि आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो कि नहीं। तो ये सब फैक्टर्स के लिए आपको एक कॉम्पिटेंट बंदा चाहिए ही चाहिए। तो बहुत बकौती कर ली मैंने, थका दिया आप लोग को, इतना ज्ञान पेल दिया। एंड करता हूँ मैं ये वीडियो एक सिंपल बात पे, भाई देखो डॉक्टर बनना है तो सिर्फ एक रास्ता नहीं होता है, सीट ना मिले तो फेलियर नहीं होता है, बस सिस्टम को लिमिटेशन होता है, हमेशा याद रखना। इसलिए लाइफ को एक एग्ज़ाम के अराउंड मत डिज़ाइन करो, अपना फ्यूचर क्लैरिटी के साथ डिज़ाइन करो, प्लानिंग के साथ, अवेयरनेस के साथ, और अपने पेरेंट्स को साथ लेके। अल्टीमेटली आपके पेरेंट्स ही है जो आपके लिए सोच रहे हैं और कोई नहीं है, वही है आपकी फंडिंग कर रहे हैं, वही आपके फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं, इसलिए सवाल पूछते हैं। कभी कभार लग सकता है कि पेरेंट्स थोड़ा आपके साथ स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, कड़वा लग सकता है, लेकिन गुस्सा होना नहीं है, आपको उनके जूतों में रह के भी समझना है कि भाई वो क्यों ऐसा सोचते हैं आपके लिए। सो व्हेन यू आर इन्वॉल्विंग योर पेरेंट्स फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे इटसेल्फ, कोई दिक्कत आने वाली नहीं। और रही बात काउंसलर्स की, हम बैठे ही है ना भाई। So until next video.